दिन मेरा भी यही काम है, ठीक है। तो जब ये काम है मेरा तो फिर उसको किसी अच्छे यूजफुल पर्पस के लिए यूज करना चाहिए। लेक्चर नंबर जी 35, इसमें हम बड़े वो रिगरस किस्म की कैलकुलेशन जो हैं वो कर रहे हैं अभी तक, ठीक है। और कल जो है वो मैं इस एक्सप्रेशन तक पहुंचा था, एन, ये वही मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है, ठीक है जी। जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसके अंदर कल हम इस एक्सप्रेशन तक पहुंचे थे कि जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं 4 पाई एन ए क्यूब 0 से इन्फिनिटी वी स्क्वायर ई की पावर माइनस बीटा 1/2 एम वी स्क्वायर, इसी तक पहुंचे थे, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था कि इसको हमें अब क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पहली चीज़ कि यहाँ से ये n तो इस n से कट जाएगा, 1 4 पाई ए क्यूब 0 से इन्फिनिटी वी स्क्वायर ई की पावर माइनस बीटा 1/2 एम वी स्क्वायर, ठीक है, डी वी। ये अब मैंने आपको बताया था कि ये वाला इंटीग्रल जो है ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल आपने पढ़े हुए हैं, कैलकुलस का कोर्स है आपका, तो उसमें होगा स्टैंडर्ड इंटीग्रल, ठीक है। स्टैंडर्ड इंटीग्रल होते हैं वो उनका एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, वो भी फार्मूला प्रूव हुआ होता है, ये नहीं कि हमें यहाँ आ जाता है कहीं से, लेकिन हम सिर्फ उस फार्मूले को यहाँ पर यूज़ करेंगे। हाँ, हम इसको आप प्रूव करने नहीं बैठेंगे क्योंकि हमारे पास वो सहूलत मौजूद है। हम चूँकि फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हमने मैथ की एप्लीकेशन को यूज़ करना है, ठीक है। तो अब ये जो है इसका स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, तो इसका 0 से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स के ये बराबर है, ये इंटीग्रल जो है। तो इसके अंदर हमारे पास जो n है, ठीक है, वो 2 के बराबर है और a की वैल्यू हमारे पास 1/2 एम बीटा है। तो इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं, यानी कि ये इंटीग्रल जो है ये हमारे पास होता है 1/4 पाई ओवर ए क्यूब का अंडर रूट, ठीक है, इसके बराबर होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसके अंदर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो 1/4 पाई डिवाइडेड बाई 1/2 एम बीटा का क्यूब, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। और इसको अब आप फर्दर सॉल्व करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/4 8 पाई एम बीटा का क्यूब, ठीक है, अंडर रूट। ठीक है जी। तो अब जो इक्वेशन थी आपके पास 1/4 पाई ए क्यूब, यही थी ना, इसके अंदर अब ये वाला इंटीग्रल सॉल्व हो गया और ये सॉल्व हो के क्या आया 1/4 8 पाई ओवर एम बीटा का क्यूब, ठीक है जी। तो यहां से अगर ए क्यूब की वैल्यू निकालूं तो ए क्यूब की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1/पाई एम बीटा क्यूब
8 पाई। सिर्फ रीअरेंज किया और कुछ नहीं है। ठीक है, अब आप देखें कि अगर इस पाई को इसके अंदर ले जाऊं तो ये पाई क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ए क्यूब एम क्यूब बीटा क्यूब 2 की पावर 3 पाई क्यूब। ये हमारे पास ए क्यूब जो है इसकी वैल्यू निकल आई। तो अब ए क्यूब यानी कि ए की वैल्यू जो है, ए की वैल्यू यहां से हमारे पास एम क्यूब बीटा क्यूब 2 क्यूब पाई क्यूब कि 3/2। ओ सॉरी 3/2 नहीं, ये उधर जाके कट जाएगा, ये वो 3 से तो कैंसिल हो जाएगा ना ये वाला इन तीनों के साथ। ठीक है, तो ये ए हमारे पास क्या रह जाएगा, एम बीटा ओवर 2 पाई का अंडर रूट, ये रह जाएगा। ठीक है, 3 से तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब यहां पर बीटा जो है कांस्टेंट है। अब बीटा भी इसके अंदर है कांस्टेंट है, ये भी एक मसला है। पहले अभी आपने ए निकाला है, वो कांस्टेंट हल किया, अब बीटा भी एक कांस्टेंट है। तो इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, बीटा इज ए कांस्टेंट। नाउ टू कैलकुलेट इट्स वैल्यू, अब इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करने के लिए वी स्क्वेयर एवरेज इज इक्वल टू 1/n 0 से इंफिनिटी वी स्क्वेयर डी एन ऑफ वी। ठीक है, अब आप इसके अंदर डी एन ऑफ वी जो है उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें। डी एन ऑफ वी आपने पीछे निकाली हुई है, तो वी स्क्वेयर 1/n 0 से इंफिनिटी। अब डी एन ऑफ वी की वैल्यू करनी है, तो वी स्क्वेयर 4 पाई n ए क्यूब वी स्क्वेयर e की पावर माइनस बीटा 1/2 एम वी स्क्वेयर डी वी। ठीक है, ये इसके बराबर आ जाएगा। अब वी स्क्वेयर तो हो जाएगा V4। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन को वी स्क्वेयर 1/n, ये n इस n से कैंसल होगा, 0 से इंफिनिटी V4 और कांस्टेंट 4 पाई a क्यूब, 4 पाई a क्यूब, ये बाहर आ जाएगा। V4 e की पावर माइनस बीटा 1/2 एम वी स्क्वेयर डी वी।
ठीक है यहाँ तक? ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व करना है। तो पहली बात यह है कि यहाँ पर हमें ए क्यूब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो वी स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 4/पाई अंडर रूट 1/2 m बीटा 3/2। ठीक है। 0 से इंफिनिटी v4 e की पावर माइनस बीटा 1/2 mv स्क्वेयर dv। अच्छा, अब ये फिर जो है ये वाला क्या बन रहा है, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन रहा है। ठीक है, दोबारा से ये क्या बन रहा है, स्टैंडर्ड इंटीग्रल। तो 0 से इंफिनिटी एक्स एन ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू, इसको कह रहे हैं स्टैंडर्ड इंटीग्रल आई। तो अब इसमें n 4 है, ठीक है, और a 1/2 m बीटा है। तो दोबारा आप लगाएं वैल्यू 3/8 पाई ओवर a5। अब इसका ये i जो है ये इसका ये बराबर है 3/8 पाई ओवर a5। ठीक है, इसके अंदर वैल्यूज रखें 3/8 पाई ओवर 1/2 m बीटा की पावर 5। ठीक है, ये दोबारा वो स्टैंडर्ड इंटीग्रल, वहां पर n की पावर 2 थी, यहां पर n की पावर जो है वो 4 के बराबर आ गई है। स्टैंडर्ड इंटीग्रल है दोबारा से। अब वी स्क्वेयर जो है आपके पास, वी स्क्वेयर एवरेज विल बी इक्वल टू 4 पाई अंडर रूट 1/2 m बीटा 3/2 3/8 पाई 1/2 m बीटा की पावर 5। अब इस सारे को आप सॉल्व करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख दूँ रिजल्ट, कर लोगे सॉल्व इसको, क्या करूँ, कर लोगे ना? अगर नहीं कर सकते तो बता दो, मैं ये कुछ भी नहीं करना। ये 5/2 ये पावर करनी है इसकी अंडर रूट से, ये आपस में इनको रीअरेंज करना, कैंसिल कुंसल होंगे, पावर यहाँ ऊपर नीचे जाएंगी। ठीक है, उसके बाद 2 स्टेप होंगे इसके अंदर। उसके बाद जो है वो आपके पास वी स्क्वेयर एवरेज जो है दैट इज इक्वल टू 3/m बीटा, ये निकल आएगी। ये हम कहते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 आ गई। ठीक है, अब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें, m को इस तरफ ले जाएं, 1/2 m v स्क्वेयर, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3 बीटा। तो 1/2 m v स्क्वेयर अगर आपको याद हो तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज जो होती थी, जो आइडियल गैस के लिए निकाली है, वो 3/2 के टी होती है, ये याद है ना, इसके बराबर होती है। तो 3/2 के टी इज इक्वल टू 3/2 बीटा, और बीटा यहां पर 1/kt के बराबर है। तो 3/2 kt इज इक्वल टू 2 × 1/kt,
ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास वी स्केयर एवरेज जो वो क्या आ जाएगी 3KT ओवर m। एक मिनट ठहर जाओ, ये ज़रा मैं स्टेप दोबारा करूँगा। अच्छा, वी स्केयर हमारे पास ये आ गया 3/m बीटा। तो इधर हमने वैल्यू पुट की इसकी 3/2KT 3/m बीटा की। तो इसको आप करें तो यहाँ से 3 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो 1/2KT है वो m बीटा के बराबर आ जाएगा। मैं क्या गलती कर रहा हूँ, वो एक मिनट ठहरना ज़रा यार, एक मिनट ना। वी स्केयर एवरेज, ठीक है, मुझे चाहिए वैल्यू 3/m बीटा, मेरे पास वैल्यू आई है। अब बीटा की इसमें वैल्यू 1/KT होती है मेरा ख्याल है, ठीक है। तो 3m1/KT, तो वी स्केयर ऊपर चला गया 3KT ओवर m, ठीक हो गया, ठीक है। इसके बराबर ये वैल्यू आ जाएगी। हमें वहाँ से बीटा की वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें पहले ही पता था, हम इसके अंदर पुट कर देते हैं उस वैल्यू को, ठीक है। तो वी स्केयर इसके बराबर, ये वी स्केयर एवरेज जो है ये आपके पास आ गई। अब वी स्केयर एवरेज का अंडर रूट ले लूँ तो 3KT ओवर m का अंडर रूट आ जाएगा। तो ये आ जाएगी VRMS इज इक्वल टू 3KT ओवर m का अंडर रूट। ठीक है, बड़ी मुश्किलों से हमने VRMS निकाल लिया, ठीक है। अब आ जाए उसके बाद आप, ये रूट मीन्स के स्पीड है गैस के मॉलिक्यूल्स की, VRMS। वो जो ग्राफ नहीं है पीछे ज़रा उसको देखिए, उसमें VRMS की वैल्यू निकली हुई है, उसने बताया हुआ है कि किस जगह पर VRMS आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आए अब एवरेज वेलोसिटी के ऊपर। ये तो VRMS निकल आई, अब आ जाए एवरेज वेलोसिटी। तो जो एवरेज वेलोसिटी है मॉलिक्यूल्स की वो V एवरेज 1/n 0 से इन्फिनिटी VdN ऑफ V के बराबर है। अब इसके अंदर फिर dN ऑफ V की वैल्यू रखें तो 1/n 0 से इन्फिनिटी V 4πNA³ V स्क्वायर e⁻⁻² m बीटा m v स्क्वायर बीटा dV इसके बराबर है। तो V एवरेज, ये n इस n से कटेगा, 4πA³ 0 से इन्फिनिटी। अब ये V इस V से मल्टीप्लाई होगा तो V³ e⁻⁻β 1/2
एम वी स्क्वायर डी वी। अब ये फिर क्या आ गया आपके पास, स्टैंडर्ड इंटीग्रल। ठीक है, ये फिर वही आ गया 0 से इन्फिनिटी एक्स एन ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पर अब n 3 है, ठीक है, और a फिर वही 1/2m बीटा। तो ये हमारे पास इंटीग्रल जो है ये बराबर होता है ये वाला इनके साथ 1/2a स्क्वायर के। ठीक है, तो 1/2a स्क्वायर 1/2 इंटू, अब a की वैल्यू 1/2m बीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, इनका एक टेबल होता है, वो आप नेट से भी देख सकते हैं। जो हैरिडे-राजनिक क्रेन है, यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स है, और ये हैरिडे-राजनिक एंड वॉकर, उन सब के पीछे ये टेबल दिए हुए स्टैंडर्ड इंटीग्रल के। ठीक है, हम उनके वो फार्मूले डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। पहले हमने किया n2 के लिए, ठीक है, फिर n3 4 के लिए किया, और अब n3 के लिए जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 2/m बीटा का स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। तो v एवरेज हमारे पास 4 पाई a क्यूब 2/m बीटा का स्क्वायर। अब आपने a क्यूब की वैल्यू निकाली हुई है, v एवरेज 4 पाई a क्यूब की वैल्यू रखें, m बीटा का क्यूब 2 का क्यूब पाई का क्यूब का अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई 2/m बीटा का स्क्वायर, ये वैल्यू है आपके पास। अब इसको भी सॉल्व करेंगे, m बीटा की पावर उधर ले जाएंगे। ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, 3/2 है, उसमें से वो माइनस होगी। इसी तरह 2 को भी रीअरेंज कर लेंगे। तो ये सारा कर करा के हमारे पास v एवरेज 8kT/πm अंडर रूट निकलेगा। ठीक है, तो ये v एवरेज हमारे पास वेलोसिटी आ गई 8kT/πm अंडर। ये आप देख सकते हैं कि v एवरेज को भी आपने मेंशन किया हुआ है किसके अंदर, ग्राफ में। अपना ग्राफ पलट कर देखें तो उस ग्राफ में v एवरेज भी मौजूद है। 2 निकल आई, v एवरेज भी निकल आई और VRMS भी निकल। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है, प्रॉबेबल, यानी कि जिसकी सबसे ज़्यादा प्रॉबेबिलिटी है कि वो मालिक्यूल इस रेंज के अंदर होंगे। ठीक है, अब वो हमारे पास आखिरी जो है वो रह गया, तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मोस्ट प्रॉबेबल वेलोसिटी, तो जो मोस्ट प्रॉबेबल वेलोसिटी है इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको d/dv dN/v/dv जो है इसको 0 के बराबर रखना पड़ेगा। यानी कि d/dv जो है इसके अंदर 4 पाई n a क्यूब v स्क्वायर e की पावर माइनस बीटा 1/2 mv स्क्वायर dv
इज इक्वल टू 0। डी एन ऑफ वी के, एक मिनट में वैल्यू देख लो। डी एन ऑफ वी होती है 4 पाई एन ए क्यू वी स्क्वायर ई की पावर में, ठीक है। ठीक है जी। तो अब जो आपके पास ये डी एन ऑफ वी की वैल्यू आ गई, नीचे इसके ये आ रहा है डी वी, ये डी वी से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो पीछे जो है वो रह जाएगा, आप इसका रहेगा, आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो यू वी फॉर्म लगा दें। 4 पाई एन ए क्यूब इंटू 2v ई की पावर माइनस बीटा 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस एम बीटा वी क्यूब ई की पावर माइनस बीटा 1/2 एम वी स्क्वायर इसके बराबर आ जाएगा। एक मिनट, इसके अंदर ये ना स्टेप अभी ना करना, इसको छोड़ दो जरा, क्योंकि इसके अंदर जो पहली चीज़ है वो ये है कि जो 4 पाई एन ए क्यूब है, 4 पाई एन ए क्यूब, ये तो है ही कांस्टेंट है। तो इसके अंदर आएगा हमारे पास 2v ई की पावर माइनस बीटा 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस एम बीटा वी क्यूब ई की पावर माइनस बीटा 1/2 एम वी स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब ये जो 4 पाई ए क्यूब है, ये 4 पाई एन ए क्यूब, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन 2v ई की पावर माइनस बीटा 1/2 एम वी स्क्वेयर माइनस एम बीटा वी क्यूब ई की पावर माइनस बीटा 1/2 एम वी स्क्वेयर, दैट इज इक्वल टू 0। तो 2v ई की पावर माइनस बीटा 1/2 एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू एम बीटा वी क्यूब ई की पावर माइनस बीटा 1/2 एम वी स्क्वेयर। अब आप देखिए कि इसमें कोई कटिंग होती है, ये तो पूरी टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, v एक दफ़ा इस v क्यूब से कट जाएगा, तो v स्क्वायर मेरे पास 2/m बीटा आएगा। तो इसके अंदर अगर मैं बीटा की वैल्यू 1/kt रख दूं तो v स्क्वायर 2/m/1/kt, तो v स्क्वायर 2kt/m आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू 2kt/m का अंडर रूट। ये हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। तो ये नोट किया गया कि इट इज नोटेड दैट VRMS is greater than V average is greater than V probable।
ठीक है, तो ये नोट किया गया कि वी आर एम एस ज़्यादा होती है वी एवरेज से और वी एवरेज ज़्यादा होती है वी प्रॉबेबल। अब क्यों होती है? द क्वेश्चन इज दैट, क्यों जी, क्यों होती है? आप इसकी क्या फिजिकल एक्सप्लेनेशन जो है वो दे सकते हैं इस चीज़ की? तुम चुप करो ज़रा। और कोई इसकी फिजिक्स बयान करेगा? वैसे मुझे समझ नहीं आई इस बात की, आपको आ रही है? तो फिर इसको समझना पड़ेगा। ग्राफ अपना उल्टे ज़रा आप, अगर आप ग्राफ को देखें तो ग्राफ के अंदर जहां पर पीक आ रही है वो पीक मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की है। तो मोस्ट प्रोबेबल यानी कि वो मॉलिक्यूल्स कि जिनकी उस रेंज के अंदर अक्कर करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल वो ज्यादा नहीं है। पल्ले बड़ी है वहां? क्यों जी? नहीं, इधर नहीं पल्ले बड़ी, पड़ गई नहीं ना पड़ी? फिर बताता हूं। मोस्ट प्रोबेबल का मतलब है कि जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है उस रेंज के अंदर, जो रेंज आपने डिफाइन की है। अब आप सपोज करें कि ये कमरा है, 4-5 कमरे हैं, ठीक है, उनके अंदर आप मॉलिक्यूल्स ले लें या स्टूडेंट्स को ले लें। अब आपने इस कमरे को एज अ रेंज डिफाइन कर दिया, तो आपने कहा कि इस कमरे के अंदर जो स्टूडेंट्स थे उनकी वेलोसिटी मूव करने की ज़्यादा थी, वो जो रेंज डिफाइन की है, यानी कि ज़्यादा स्टूडेंट्स की इस कमरे के अंदर ज़्यादा तेज़ी से मूव करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी। ये रेंज कमरा एक रेंज डिफाइन होगी, तो हम कहेंगे कि जितने स्टूडेंट्स की इस कमरे में वेलोसिटी, सब की तो नहीं होगी लेकिन कुछ ऐसे होंगे कि जिनकी ज़्यादा होगी, तो हम कहेंगे कि ये वेलोसिटी जो है इन स्टूडेंट्स की वो मोस्ट प्रोबेबल है, सबसे ज़्यादा इससे। इसी तरह दूसरे कमरे में, तीसरे कमरे में, चौथे कमरे में, तमाम कमरों में इसी तरह कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जिनकी, कुछ या मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे कि जिनकी वेलोसिटीज़ ज़्यादा होंगी उस रेंज के अंदर, तो वो मोस्ट प्रोबेबल है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो वो मोस्ट प्रोबेबल क्या होंगे? कम होंगे एज कंपेयर टू वी एवरेज एंड वी आर एम एस। अब अगर बात नहीं पल्ले पड़ी तो फिर नहीं पढ़ सकती, इसके बाद नहीं पढ़ सकती। क्यों जी? आइए बात समझ। ओवरऑल जो है ना, ओवरऑल जो है वो एवरेज या आर एम एस, क्योंकि प्रोबेबल तो का मतलब है कि जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा उस रेंज के अंदर। वो आप देखें ग्राफ के अंदर भी देखें तो एक ही पीक आती है, ठीक है ना, उसके एक ही पीक आती है, उसके बाद एकदम ग्राफ नीचे जाता है, उससे पहले जो है वो ग्राफ ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये वो मॉलिक्यूल्स हैं सिर्फ उस स्पेसिफाइड रेंज के अंदर जिनकी प्रोबेबिलिटी उस रेंज के अंदर ज़्यादा है कि इनकी स्पीड ज़्यादा होगी, लेकिन ओवरऑल जो है वो हर उस रेंज के अंदर वो बाकी आरएमएस या एवरेज से कम है, ठीक है।
टोटल मालिक्यूल जितने भी होंगे उन कमरों के अंदर, या वो जो डोमेन्स आपने डिफाइन कर दी हैं, उन डोमेन्स के अंदर जो मोस्ट प्रॉबेबल हैं वो टोटल मालिक्यूलों से कम ही होंगे, उनकी एवरेज या आरएमएस वैल्यू से वो कम ही होंगे, इसका ये मतलब। ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, क्योंकि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी क्या होती है, एवरेज की ली होती है आपने, तो वो एवरेज से ज़्यादा ही होगी। ठीक है, और वी एवरेज जो है वो वी प्रोबेबल से ज़्यादा होगी। ये इस सीक्वेंस के अंदर जो है, ये जो पूरी मैक्सवेलियन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने कैलकुलेट की है, वो सारी पूरी मैक्सवेलियन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो देती है। सारे हैं तो मुझे बता दो, आ तो नहीं है? ठीक है, अच्छा, अब ये यहाँ तक हमने जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अब ये अभी एक रफड़ हल हुआ है, अभी दूसरा रफड़ रहता है। ठीक है, वो है मैक्सवेलियन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी आपने वेलोसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको कैलकुलेट किया कि मॉलिक्यूल्स जो है वो किस तरह मूव करते हैं। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन आ गया सर, बस ठीक है।